वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद डीएलडी। चलिए फिर हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कल की अवतरण, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू युग। फर्स्ट दो पार्ट में आपने सुना क्या कि आर्या देश में पीपीपी पार्टी का प्रधानमंत्री नारायण दत्त जी प्रधानमंत्री थे। उनका जो पुत्र है वासुदेव, उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है क्रिस्टोफर, जिनकी शादी वह अपने क्लोज फ्रेंड जॉन से करवाते हैं। जॉन जो अपोजिशन पार्टी सीपीपी का सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है। और पिताजी के प्रेशर पे वासुदेव अपनी शादी सुगंधा से करते हैं। सुगंधा एक बहुत ही रिलीजियस टाइप की लेडी होती है और बहुत ही धनी घर से आती है, बहुत सुंदर होती है। इधर नारायण दत्त का जो क्लोज एड होता है और सेकंड मोस्ट पावरफुल पार्टी में जो पर्सन होता है पीपीपी पार्टी में, ट्रिपल पी पार्टी में, वो होता है बुखारा, जो नारायण दत्त का दोस्त भी होता है और बहुत ही लॉयल इंसान होता है। वासुदेव की शादी होने के बाद नारायण दत्त जी वासुदेव और सुगंधा को कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं, ताकि उनका मन भी लगे और दोनों एक दूसरे के साथ समय भी बिता सके। इधर बुखारा जो है कुछ मिनिस्टर को अपने साइड में करके एक नई पार्टी बना लेता है और गवर्नमेंट से अपना सपोर्ट खींच लेता है। नारायण दत्त की पार्टी अल्प मेजोरिटी में आ जाती है और अपोजिशन जो है उनको डर होता है कि उनकी पार्टी का गवर्नमेंट न बिखर जाए। वह बुखारा की इस हरकत पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि ऐसा बुखारा क्यों करता है। और बुखारा को बहुतों बार वो मीटिंग के लिए बुलाते हैं, बट बुखारा मीटिंग के लिए नहीं आता है। बुखारा यह सब अपनी बेटी के लिए करता है। उसकी जो इकलौती बेटी हिना होती है, जो वासुदेव से प्यार करती है। जब नारायण दत्त जी परेशान हो जाते हैं कि अब बुखारा से मीटिंग पॉसिबल नहीं और इस समस्या का कैसे पार किया जाए, समस्या से कैसे उबर आ जाए, तो उनको अपने जिगरी दोस्त की याद आती है। उनका जिगरी दोस्त आर्या देश से सटा एक छोटा सा देश होता है लुम्बिनी। उस देश का राजा होता है। नारायण दत्त जी को कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो वो अपने दोस्त सोमेश्वर, जो लुम्बिनी के राजा होते हैं, उनसे बात करते थे और उनको बुला के और उनसे एडवाइस लेते थे और उन्हीं के एडवाइस पे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। सोमेश्वर जो है वो उनको बुखारा भी उनको रिस्पेक्ट देता था। सोमेश्वर जी को जब पता चलता है कि उनके दोस्त नारायण दत्त जी पे ये विपत्ति आया है, ये प्रॉब्लम आ गया है, तो वो आते हैं नारायण दत्त जी से मिलने के लिए और वो बुखारा को भी बुलाते हैं। दोनों के बीच मीटिंग होती है और उस मीटिंग में बुखारा प्रस्ताव रखता है कि हम सपोर्ट उसी शर्त पे करेंगे जब वासुदेव हिना से शादी कर ले। नारायण दत्त शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये संभव नहीं हो, क्योंकि वासुदेव ऑलरेडी मैरी किया हुआ है सुगंधा से, सुगंधा को भी खराब लगेगा। बट बुखारा एग्री नहीं होता है और बुखारा बोलता है कि यदि वासुदेव हिना से शादी करेगा तभी मैं इसको सपोर्ट करूंगा। नारायण दत्त कुछ दिनों का टाइम मांगते हैं और बुखारा चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वासुदेव अपनी पत्नी के साथ बाहर जो घूमने गए थे वो आ जाते हैं। तो आने के बाद उनको सारी वास्तु स्थिति की पता चलती है कि बुखारा जो है कुछ मिनिस्टर को लेके पार्टी विद्रोह कर दिया है। यह बात सुनकर उनको बहुत ही चिंता होती है। वासुदेव जी जाके अपने पिता से मिलते हैं, नारायण दत्त से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और वह जानना चाहते हैं आखिर क्या हुआ। नारायण दत्त कुछ बताना नहीं चाहते हैं। वासुदेव की माँ भी कुछ बताना नहीं चाहती है कि वासुदेव को क्या बताया जाए इस संबंध में। बट वासुदेव की बार बार पूछने पर उसकी माँ बताती है कि बुखारा जो है अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता है, यही एक उसकी शर्त है, तभी वह जो है पार्टी को सपोर्ट करेगा। वासुदेव को भी कुछ समझ में नहीं आता है। वासुदेव तो पहले से शादी के लिए तैयार नहीं होता है और अब पिताजी के रिक्वेस्ट पे वह सुगंधा से शादी कर लेता है। अब फिर ये क्या विपत्ति आ गया, ये क्या
फिर प्रॉब्लम आ गया, वो कुछ भी समझ में नहीं उसको नहीं आता है। नारायण दत्त काफ़ी चिंतित रहते हैं कि यदि इस टाइम में इस बार यदि हम अपने जीते जी अपने आंखों के सामने यदि वासुदेव को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना देंगे तो फिर संभव नहीं है कि वासुदेव जीत पाएगा, इलेक्शन जीत पाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा, और पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कोई और पार्टी पे अधिकार कर लेगा। क्योंकि वासुदेव को उतना पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट भी पॉलिटिक्स का पता भी नहीं और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो नारायण दत्त जी सोचते हैं कि अपनी आंखों के रहते, अपने जिंदा रहते हुए इसको पार्टी का कमान दे के प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और यदि बुखारा इस समय में सपोर्ट खींच लेता है तो अपोजिशन की गवर्नमेंट बन जाए, अपोजिशन को सपोर्ट कर देता है तो अपोजिशन का गवर्नमेंट बन जाएगा, और एक बार अपोजिशन का गवर्नमेंट बन जाएगा और नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वासुदेव फिर से पार्टी का प्रेसिडेंट बन के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पे जीत पाए और प्राइम मिनिस्टर बन सके। यह सोच के नारायण दत्त की फिर तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वासुदेव को भी कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे। जब सुगंधा को मालूम चलता है कि इस तरह का प्रॉब्लम आ गया है तो सुगंधा अपने नारायण दत्त जी से मिलती है और उनसे बोलती है क्या कि ये क्या प्रॉब्लम आ गया, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। नारायण दत्त जी बोलते हैं कि बेटी, जो इसका सॉल्यूशन है वह संभव नहीं है। वासुदेव की शादी अब हिना से कैसे हो सकती है, यह संभव नहीं है। तुम्हारे रहते किसी और से शादी हो, ये भी अच्छा भी नहीं है, ये तुम्हारे साथ एक प्रकार का अपमान है। नारायण दत्त की बात सुनी, बट बेटा मुझे ये भी चिंता है कि यदि शादी नहीं होती है और अपोजिशन का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, बुखारा अपोजिशन को सपोर्ट कर देता है और बुखारा अपोजिशन का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो फिर वासुदेव कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। यह बात सुनकर सुगंधा भी काफ़ी चिंतित हो जाती है। सुगंधा नारायण दत्त को आश्वासन देती है कि वो इस समस्या का समाधान खोजेगी, आप चिंता नहीं कीजिए। सुगंधा अपने पति वासुदेव से बात करती है और उसको मनाती है, कन्विंस करती है कि वो हिना से शादी कर ले, बट वासुदेव तैयार नहीं होता है। बट सुगंधा के बहुत प्रेशर देने पे और अपने पिताजी की स्थिति को देख के वासुदेव हिना से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। वासुदेव की शादी हिना से हो जाती है और बुखारा जो अपने कुछ मिनिस्टर को लेके अपना अलग पार्टी बनाया था वह फिर से नारायण दत्त को सपोर्ट कर देता है। इधर नारायण दत्त जो है पार्टी का प्रेसिडेंट वासुदेव को बना देते हैं और वासुदेव जो है वह जनरल इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होने वाला था और उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसकी पार्टी के कामकाज को देखने में, पार्टी की जिम्मेदारी लेने में और देश में घूमने में, अलग अलग राज्य में घूमने के लिए और अपनी जो पॉलिसी है जो गरीबों के लिए है, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसी है, उसको गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए वो विजिट करने में लग जाता है और वह सब जगह घूमना शुरू कर देता है, पब्लिक से मिलना शुरू कर देता है। चलिए अब हम इस कहानी को दूसरी ओर ले जाते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि वासुदेव का जो जिगरी दोस्त होता है सोमेश्वर होता है, वह लुम्बिनी जैसा एक छोटा सा देश होता है जिसका वो राजा होता है। वहाँ राजा का प्रथा होता है, इसलिए वहाँ पे सोमेश्वर जो वहाँ राजा ही होता है, सोमेश्वर उसका राजा होता है। सोमेश्वर के पिता उससे पहले राजा थे, फिर सोमेश्वर के दादा भी राजा थे, इसलिए सोमेश्वर उस देश का राजा है। सोमेश्वर की उम्र हो चुकी है, वो अभी बूढ़ा हो चुका और वो भी सोचता है कि उसके जीते जी उसकी आंखों के सामने उसका बेटा, इकलौता बेटा प्रताप जो है उस देश का राजा बन जाए। प्रताप बहुत ही साहसी आदमी होता है, वह सब विद्या में निपुण होता है, अध्यात्म विद्या, रण विद्या, राजनीति की, वह सब में भी निपुण होता है और उसके पास राजा बनने के सारे गुण होते हैं। अब सोमेश्वर जो है अपने बेटा को बुलाता है और बोलता है कि बेटा मेरी उम्र हो चुकी है और मैं सोचता हूँ कि मेरे आंखों के सामने तुम इस देश का राजा बन जाओ। और जैसा तुमको पता है कि इस देश का राजा बनने से पहले तुमको विवाहित होना पड़ेगा, जो इस देश का नियम है। इस देश में राजा वही बन सकता है जो विवाहित हो, तो तुमको शादी कर लेनी चाहिए। प्रताप भी तैयार हो जाता है। प्रताप
भी सोचता है कि पापा वृद्ध हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, तो पापा की यदि ये इच्छा है तो मैं शादी कर लेता हूँ और इस शादी करने के बाद ही इस देश का राजा बन पाऊंगा। और पापा के सामने यदि मैं कुछ दिन तक इस देश पे शासन करता हूँ, मुझे कुछ दिक्कत भी होगी तो फिर पापा भी मेरी सहायता करेंगे। प्रताप की शादी यशु नाम की एक सुंदर लड़की से होती है। यशु बहुत ही रिलीजियस लेडी होती है, देखने में बहुत ही सुंदर होती है और बहुत ही निपुण लड़की होती है। दोनों की शादी होती है और दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। शादी होने के कुछ दिनों के बाद सोमेश्वर जो है प्रताप को राजा बना देता है और प्रताप जो है उस देश पे शासन करने लगता है। प्रताप का एक दोस्त होता है शिवा, जो प्रताप का बचपन का दोस्त होता है। उस देश में, यमलिनी देश में, जैसा हमने पार्ट 2 में बताया था कि जितने उस देश की जो सबसे स्पेशलिटी थी वो वहाँ पे आर्म्स बनाया जाता था, एक्सप्लोजन्स बनाया जाता था और यहीं से सारे बड़े बड़े देशों में सप्लाई किया जाता था। और इन सब का जो भी आर्म्स का, एम्यूनिशन का और एक्सप्लोजन का जो डिपार्टमेंट था उसको शिवा ही हैंडल करता था। शिवा जो प्रताप का सबसे गहरा दोस्त था और दोनों शिवा भी प्रताप की तरह ही बहुत वीर साहसी था। प्रताप बिना शिवा के से पूछे कुछ भी नहीं करता था और शिवा भी प्रताप से बिना पूछे कुछ भी नहीं करता था। दोनों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता था दोनों मिल के शेयर करते थे, चाहे खुशी हो या गम, दोनों साथ में ही शेयर करते थे। शिवा को एक लड़की से प्यार था। उस लड़की का नाम था जैसी। जैसी सिख कम्युनिटी की थी और शिवा हिंदू कम्युनिटी का था। तो सिख फैमिली को ये पसंद नहीं था कि उनकी बेटी की शादी हिंदू किसी लड़के से हो, वह सिख की किसी लड़के से ही शादी करना चाहती थी। इस कारण से शिवा थोड़ा उदास भी रहता था। जब प्रताप को ये बात मालूम हुआ कि शिवा उस लड़की से शादी करना चाहता है और उसकी शादी नहीं हो रही है, इस कारण से वह उदास है, तो वह शिवा से मिलता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम दोनों जाएंगे और उस लड़की से शादी के लिए प्रस्ताव रखेंगे। प्रताप उस के जैसी की फैमिली के पास जाते हैं और उनके पास शिवा की शादी का प्रस्ताव रखते हैं, बट उसकी फैमिली तैयार नहीं होती है। कुछ दिन बाद प्रताप वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद मालूम होता है क्या कि जैसी की शादी कहीं और फिक्स हो गई है। यह सुनकर शिवा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। तब जब प्रताप भी अपने दोस्त को उदास देख के बहुत ही चिंतित रहता है। शादी के दिन ही प्रताप और शिवा उसकी फैमिली में जाते हैं जहाँ शादी होने वाला होता है। वहाँ जाके जैसी को उठा के शिवा से जैसी की शादी करवा देते हैं। यह देखकर सिख की कम्युनिटी वाले, उसके परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहते हैं शिवा से। वो शिवा को पसंद नहीं करते हैं और अपनी बेटी को भी बोल देते हैं कि यदि तुमको कुछ हो गया तो कभी तुम इधर आँख भी पलट के मत देखना, तो आज से तुम मेरी बेटी नहीं रही। कुछ दिनों के बाद इस तरह से चलता रहता है और प्रताप जो है अच्छा शासन करता रहता है। शिवा उसको शासन में हेल्प करता है, प्लस जो भी आर्म्स और एम्यूनिशन की जो डिपार्टमेंट होता है उसका हेड शिवा करता है। एक दिन इधर बीच में सोमेश्वर जी का देहांत हो जाता है और सोमेश्वर जी के देहांत के कुछ दिनों के बाद की बात है। एक दिन कुछ गांव वाले आते हैं और वो गांव वाले लुम्बिनी देश का सबसे लास्ट वाला गांव होता है। उस गांव से कुछ बुजुर्ग लोग आते हैं और प्रताप से अपनी समस्या बताते हैं कि हमारे गांव में एक लायन जो है वो कभी भी रात में आके जंगल से आके अटैक कर देता है और हमारे छोटे छोटे बच्चों को, बकरियों को, जीव जंतु को लेके जाता है। हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा डरे रहते हैं, तो आप हमारी रक्षा कीजिए। आप इस देश के राजा हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए।